अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यूज़ सेशन पे खुश आमदेद जी। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ सीख रहे होंगे। तो जी आज हमारी फोर्थ वीडियो है सीरीज जो चल रही है HSC ABC to XY की, लर्न फ्रॉम द स्क्रैच, जिस पे हम एक्सपर्ट बेसिक बिगनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक HSC को आसान तरीके से सीख रहे हैं। तो आज हमारे मॉड्यूल की जी लास्ट मॉड्यूल 1 की लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि की कंपोनेंट्स ऑफ HSC क्या है। बेसिकली एच फॉर हेल्थ, एस फॉर सेफ्टी एंड ई फॉर इन्वायरमेंट। तो आज इन तीनों चीज़ों को, इन तीन एलिमेंट्स को एज ए डिसिप्लिन देखेंगे कि ये एज ए फील्ड या डिसिप्लिन क्या चीज़ है। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इनके स्कोप्स क्या हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बेनिफिशियल होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। आज हमारा HSC का जो कोर्स है उसका HSC ABC to XYZ विद डॉक्टर डूज, लर्न फ्रॉम द स्क्रैच का तीसरा जो हमारा जो वीडियो है जी। बेसिकली आज हमारा जो चैप्टर 1 या आप मॉड्यूल 1 कह लें, वो इंट्रोडक्शन टू HSC, उसकी आज लास्ट वीडियो है। तो अभी तक हमने देखा था कि HSC को हमने देखा HSC फील्ड क्या चीज़ है, उसके बाद थोड़ी हिस्ट्री देखी थी हमने। तो आज हम देखेंगे जो इसके कंपोनेंट्स हैं कि वो क्या हैं। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो जी इंट्रोडक्शन करते हैं कि आज हमने क्या लर्न करना है जी। तो बेसिकली जी हमने देखा था HSC की फील्ड बेसिकली ओवरऑल क्या चीज़ है। आज हम जिसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं H, S एंड E, H फॉर हेल्थ, S फॉर सेफ्टी एंड E फॉर इन्वायरमेंट, एज ए डिसिप्लिन इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी HSC प्रैक्टिशनर के लिए कि उसको इनकी जो कोर कंपोनेंट्स हैं HSC के, उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ऑब्वियसली तभी आप जाकर प्रैक्टिकली जब ऑन ग्राउंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप उसको प्रैक्टिकली बहुत इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को, अगर आपकी इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनके स्कोप्स का आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं जी, अंडरस्टैंड करते हैं क्या चीज़ें जी। तो जी सबसे पहले देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ को। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, एज ए प्रैक्टिशनर हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये तीनों टर्म जो हैं एच एस एंड ये ऑक्यूपेशनल, इनके साथ प्रीफिक्स आता है। लेकिन ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसिप्लिन क्या है जी? ये बेसिकली वो फील्ड है जिसके अंदर पहले डिफाइन कर लेते हैं प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट टू द वर्क रिलेटेड इलनेसेस, डिजीजेस, डिसेबिलिटीज एज वेल एज द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी अमंग द वर्कर्स। और सिंपली सेइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ वर्कर एट वर्क प्लेस। इसको हम एच एस के अंदर हेल्थ की डोमेन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। हेल्थ डोमेन के अंदर हम मेक श्योर करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उसकी अंडरटेकिंग जो उसकी एक्टिविटीज की वजह से उसके वर्कर्स की जो मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर डेंजरस एक्टिविटीज हैं जिसमें इसके चांसेस हैं तो हम उनको कंट्रोल करेंगे और वर्कर को सेव करने का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। कैसे करते हैं जी ये हम जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद उनकी रिस्क असेसमेंट करते हैं, चेक करते हैं उनका इम्पैक्ट लेवल क्या है, क्या वो एक्सेप्टेबल रेंज में है, अनएक्सेप्टेबल है। अगर अनएक्सेप्टेबल है तो उनके ऊपर कंट्रोल मेजर्स लगाकर तो उनको कंट्रोल करते हैं ताकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल सके वर्कर्स के ऊपर। देन जी इसके अंदर हम मेडिकल सर्वेलेंस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके वर्कर्स ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर हाई नॉइज़ है तो ऑब्वियसली आप ऑफ एंड ऑन उनकी जो हेल्थ स्क्रीनिंग, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं ताकि चेक किया जा सके कि वर्कर की जो लिसनिंग या हेयरिंग पावर्स एबिलिटीज़ हैं वो मुतासर तो नहीं हो रही। केमिकल्स को एक्सपोज हो रहे हैं तो उनका हम जो फिजिकल या मेडिकल चेकअप करवा के चेक करते रहते हैं कि उनको कोई रेस्पिरेटरी और किस्म की कोई मसाइल तो नहीं हो रहे। इसी तरह जी इसके साथ साथ आप हाइजीनिक और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन जगहों पर जहाँ पर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर वर्कर की हेल्थ जो है केमिकल्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं, इम्पैक्ट हो सकती है। तो वहाँ पर उसको काउंटर करने के लिए जो आपकी हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करना ताकि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इसी तरह ये एर्गोनॉमिक्स है और ये बेसिकली वर्कर के कंफर्ट लेवल से रिलेट करती है। एर्गोनॉमिक डिसिप्लिन एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में करेंगे। तो एग्रोनॉमिक्स क्या है, ये डील करती है एक वर्कर है। हम जानते हैं कि वर्कर्स के जो आप कह सकते हैं उनकी जो हाइट्स होती हैं या उनकी जो वेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह उनके बॉडी पार्ट्स के जो साइज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो वर्कर्स को कंफर्ट देने के लिए उस हर वर्कर के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको इक्विपमेंट देना, उसको टूल्स देना, उसको डेस्क वर्क स्टेशन देना जो उसकी सेहत को इम्पैक्ट ना करे। तो इस चीज़ को हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं जी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर, वर्कर की जो वेलबींग्स है मेंटल, फिजिकल और सोशल, उनको इंश्योर करने के लिए। नहीं जी, अब हम सेफ्टी को डिफाइन करते हैं जी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिसिप्लिन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग एम्प्लॉय
from workplace hazard and risks that could result in injuries or accident. Or safety is the absence of any unacceptable risk at the workplace. Or safety is the prevention from the danger. अब बेसिकली हेल्थ में हमने देखा था कि वो वर्कर की जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो उनकी जो सेहत है उसके ऊपर फोकस करती है और मेक श्योर करती है कि आप इंटरनली कोई ऐसा डिजीज या बीमारी ना लगे जो आपके लिए नुकसानदेह हार्मफुल है किसी भी काम की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की वजह से। सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है ये बेसिकली आपके जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट की वजह से आपके प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को फोकस करती है जो इन नेचर फिजिकल होते हैं, उनको कंट्रोल करने पर फोकस करती है। तो इसको मोर टेक्निकल टर्म अगर आपने मोर टेक्निकली डिफाइन करना तो आप कह सकते हैं जी सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम और मिनिमाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, हैजर्ड्स एंड पोटेंशियल हार्म इन द वर्कप्लेस थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर एंड प्रैक्टिसेस। हाँ, तो बेसिकली जी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का जो डिसिप्लिन है आपका, ये जो आपको फिजिकल हार्म्स हो सकते हैं इंजरीज की शक्ल में, इंसिडेंट्स की शक्ल में, प्रॉपर्टी लॉस, इक्विपमेंट लॉस, मटेरियल लॉस, इन्वायरमेंट डैमेज, इम्पैक्ट, तो इन चीजों को कंट्रोल करती है। तो कैसे करते हैं जी हम ये सारा? अब देखिए जी जो हमने हेल्थ में जो चीजें की थी सेम वो भी इधर लगेंगी, लेकिन वहां पर अब मैं यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने टर्म डिफरेंट यूज किया, मैंने यहाँ सिंपल रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस यूज नहीं किया। ये सेम चीजें, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब भी रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उसके अंदर हैजर्ड्स तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो ये टर्म्स मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं, कोई लोग किसी तरह से यूज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एरियाज के अंदर या रीजन्स के अंदर, एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है। तो चीज एक ही है, एक ही काम हो रहा है। तो अब जी तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी सेफ्टी को? तो आप जी रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, देखेंगे क्या नुकसान कर सकते हैं, उस नुकसान को फिर आपने कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल मेजर लगाएंगे। देन जी वर्कर को ट्रेनिंग करवाएँगे उसके लिए। अब ये हेल्थ के लिए भी होगा, ये सेफ्टी के लिए भी होगा। वर्कर को ट्रेनिंग करवाएँगे, उसको पता चल बताएँगे कि जनाब उसकी अवेयरनेस बढ़ाएँगे कि जनाब जॉब को सेफ तरीके से कैसे करना है, जॉब को सेफ करने का तरीका क्या है, इसके हैज़र्ड्स क्या हैं, हैज़र्ड्स का क्या नुकसान हो सकता है, हैज़र्ड से बचना कैसे है, उसके कंट्रोल्स क्या हैं, कंपनी के प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग में बता देते हैं। देन जी वर्कर्स को आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव, ये हेल्थ के केस में भी देते हैं, सेफ्टी में भी देते हैं। देन जी आप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करते हैं, आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं, तैयारी करते हैं कि इन केस ऑफ अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आपने हेल्थ के केस में, सेफ्टी के केस में उसको कैसे कूप अप करना है, कैसे हैंडल करना है। देन आप इंसिडेंट और रिपोर्टिंग की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस बनाते हैं। तो आप देखा ये सारी चीज़ें जो हैं आप एच और एस हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे होते हैं। एनवायरमेंटल में भी यही चीज़ें आ रही होती हैं। तो इस तरह देखा आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, बिल्कुल ईज़ी से और आसान से तरीके से। ले जी, अब हम तीसरा की एलिमेंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। तो क्या कहता है जी प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डिसिप्लिन इज बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस दैट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज। Products or services include natural environment, air, water, land, ecosystem, built environment, infrastructure, building facilities, social environment, local communities, stakeholders। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इन्वायरमेंट है क्या? बेसिकली इन्वायरमेंट कहते हैं जी लैंड, वाटर और एयर को, और इसके साथ इकोसिस्टम भी आ जाता है। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक तो वो है जो नेचुरली अकर करता है, दूसरा जो है जो आपने खुद बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे जी इसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट कौन सा कहलाएगा जी? ये तो पूरी दुनिया इन्वायरमेंट है फिर। तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट वो है जो कि आपकी अंडरटेकिंग या आपकी एक्टिविटीज की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। अब सबसे पहले तो उसमें आपकी सराउंडिंग्स आ जाती हैं, आपका नेबरहुड आ जाता है जो आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द है। उसकी वाटर, उसकी लैंड और उसकी एयर को आपने इम्पैक्ट नहीं करना, हार्मफुल नहीं बनाना, ताकि किसी का नुकसान ना हो। देन जी आपकी जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं या सर्विसेज जिधर जिधर भी आप दे रहे हैं जाकर, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एयर है, लैंड है और जो आपकी वाटर है, उसको भी आपकी जो प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी रेलेवेंट टू आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ठीक हो गया? तो इसको प्रोटेक्ट करना जो है जहाँ-जहाँ भी आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह जा रही हैं, इन्फ्लुएंस जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेवारी है। कैसे करते हैं जी आप? सबसे पहले जो जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं वो सारी यहाँ करेंगे। अ, आप जी रिस्क असेसमेंट करेंगे। अब यहाँ कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सेम चीज़ है जी। रिस्क असेसमेंट है ये भी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट डिफरेंट है, अलहदा से है, तो उसके अंदर आप या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कह देते हैं ताकि देखने सुनने वाले को फौरन पता चल जाए ये एनवायरमेंट रिलेटेड है। अब ये भी क्या है? ये भी रिस्क असेसमेंट है। कैसे करते हैं जी? इसमें आप ऐसी चीज़ें ढूँढते हैं, ऐसे हैज़र्ड्स ढूँढते हैं, हार्मफुल प्रोसेसेस ढूँढते हैं जो कि फिनोमेना ढूँढते हैं जो कि आपके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। देन आप उनका लेवल ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं।
देन आप अकॉर्डिंगली कंट्रोल मेजर लगाते हैं ताकि कोई भी जो आपका हार्मफुल चीज़ है वो आपका नुकसान ना कर सके। देन आज ये आ जाती हैं आपकी कंप्लायंस एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन आ जाती हैं। अब ये यहाँ पर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रेगुलेशंस होती है, ये किसी भी मुल्क में या दुनिया में सेपरेट सेपरेट अलग-अलग से मौजूद है। तो जो इनको कवानीन को कहते हैं, रेगुलेशंस कवानीन को कहते हैं, जो मुल्की भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। अब इन कवानीन को फॉलो करना आप हर ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िम्मेवारी है, वो आपकी हेल्थ से मुतल्लिका भी हैं, सेफ्टी से मुतल्लिका भी हैं और आपके एनवायरनमेंट से मुतल्लिका भी हैं। देन जो आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, उनकी कंप्लायंस को पूरा करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करना, ये भी आपकी ज़िम्मेवारी है। इस तरीके से हम जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। देन कहता है जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये ज़रा स्पेसिफिक टू द एनवायरनमेंट है। इसमें क्या जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको रिजर्व करें, उनको बचाएँ, उनका वेस्ट ना करें, जैसे आपका पानी है। और सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है जी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो आपका रिसोर्सेज हैं उनको आपने सस्टेनेबल बनाना है, लॉन्ग टर्म बनाना है, पायदार बनाना है। फॉर एग्जांपल एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है उसमें। आप जनाब ग्रीन हाउस जो इम्पैक्ट बचाने के लिए सोलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या जी आपका एक देर पास सॉल्यूशन है। उससे आपकी जो एनर्जी मिल रही है आपको क्लीन एनर्जी मिल रही है, ठीक है? और वो सस्टेनेबल है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा आपको, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद वो देर पा है। तो ये चीज़ें इसी तरह आप ऐसे प्रोसेसेस होने चाहिए जो आपके इकोसिस्टम है, जो कि आपका नेचुरल जिसके अंदर आपकी जो लाइफ साइकिल चलता है, जानवरों का भी, इंसानों का भी, दरख्तों का भी वो उस इकोसिस्टम को भी मुतासर नहीं होना चाहिए। देन जी आ जाता है जी आपका वेस्ट मैनेजमेंट। जिस किस्म की वेस्ट भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको सेफली हैंडल करें, डिस्पोज ऑफ करें सेफ तरीके से ताकि एनवायरनमेंट पे उसका किसी किस्म का इम्पैक्ट ना आए। देन जी पोल्यूशन कंट्रोल, जो पोल्यूशन वगैरह आपकी इंडस्ट्री की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट को मुतासर कर सकती है, उन सबको कंट्रोल करना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो आपने देखा कि हमने ये 3 जो की एलिमेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं एचएसई के, इनको हमने डिस्कस किया और मैंने आपको इसको डिस्कस करते हुए कितने सारे आपको चीज़ें बता दी जो प्रैक्टिकली हम ऑन ग्राउंड करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नहीं जी, अब कुछ और चीज़ें मैंने नोट लिखी हैं ताकि आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी, इसके साथ-साथ जो एडिशनल कंपोनेंट जो हम कर सकते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले ये एचएसई मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। इसको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो ये क्या है, ये फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से हम जो है हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? देन जी पॉलिसीज़ बनाते हैं हम। देन एम्प्लॉयी एंगेजमेंट करते हैं, वर्कर जो स्टेक होल्डर की फीडबैक लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, उनके कंसर्न सुनते हैं और उनके रिज़ॉल्व करते हैं। और कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं जी, इसको आगे जाके डिस्कस करें। कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस क्या है जी? बेसिकली ये एक साइकिल है जिसके अंदर जो है हम जो काम किया उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी काम आपने किया आप उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। उस परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए उस डेटा के एनालिसिस करते हुए हम जो उसके अंदर कमी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं और जो नई इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं उसका एक्शन प्लान बना के उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ले जी, अब हम कंक्लूड करते हैं अपना टॉपिक को। आज हमने देखा जी हेल्थ में हम जो वर्कर की जो सेहत होती है फिजिकल, मेंटल और सोशल उसको कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के अंदर हम वर्कर को फिजिकल इंजरीज वगैरह से बचाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाते हैं, अपने बिज़नेस को बचाते हैं। देन जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर हम बेसिकली अपने हवा, पानी और जो ज़मीन है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अब अगर आप मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें समझाई हैं। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये 3 काम जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं, इनके करने से आप एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बना लेते हैं, जिसके अंदर आप ओवरऑल तकरीबन तमाम चीज़ें कवर कर जाते हैं, जो कि अच्छी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या-क्या अचीव करते हैं? आपने वर्कर बचा लिया, इंसानी सेहत बचा ली, आपने सेफ्टी कर ली, इक्विपमेंट बचा लिया, आपकी जो प्रॉपर्टी या बिज़नेस वो बचा लिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बचा लिया, आपने एनवायरनमेंट बचा लिया, ज़मीन बचा ली, पानी बचा लिया, हवा बचा लिया। देन जी आपने जो आपकी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, स्टैंडर्ड के हवाले से हो सकती हैं, कानून मुल्क के कवानीन हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज़ हो सकते हैं, आपने वो सारे फुलफ़िल कर लिए। देन जी आपने अब जैसा आपने एनवायरनमेंट अगर आप ऐसा बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली इस एनवायरनमेंट में जो भी काम करेगा वो हैप्पी काम होगा, वो खुश होगा, तो आपके वर्कर हैप्पी हो गए, ठीक है? उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़ गई। देन जी अब इस प्रोसेस के अंदर जब जब आप इम्प्लीमेंट चीज़ें करेंगे और डेडिकेशन दिखाएँगे, कमिटमेंट दिखाएँगे, तो वक़्त के साथ जो आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएँगी, तो आपको कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके साथ-साथ जी आपके वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, बिल्ट भी हो सकते हैं। आपके मटीरियल्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो प्रोलॉन्ग हो जाएँगे, सस्टेनेबल हो जाएँगे, सेफ हो जाएँगे, ठीक है? उसके साथ-साथ जी आपकी जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर वो भी पूरी हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द एंड आप बताएँ, आपका जो बिज़नेस है,
उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगी और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वो सस्टेनेबल हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के डिसिप्लिन से हम अचीव करते हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें जी, बहुत बहुत ख्याल करें अपना। सी यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।